नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शक्ति, सत्ता और प्राधिकारी के बारे में। तो जैसे कि देखिए, हम जो है पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 2 उसके अंतर्गत हमारा जो है पार्ट ए चल रहा है और उसके अंतर्गत हमारी इकाई 5 चल रही है, यानी कि 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट रूप से, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के नाम से, पेपर 2 का ए के नाम से। और अभी तक आपने जो है टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा ग्रुप है एक, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप, और एक और है उत्तर लेखन ग्रुप। इन सभी से आप जुड़े नहीं हो तो आप जुड़ सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। डिस्कशन में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हो। उत्तर लेखन में आपको प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि यूनिट 1 में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी फॉर्मेट में आपको जो है कंप्लीट रूप से 6 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, और उन क्वेश्चन के आंसर आपको कब तक लिख कर देना है, शाम तक, ठीक है, उसी दिन। और उसकी जो है उसका अवलोकन या उसकी समीक्षा की जाएगी हमारे द्वारा। जो भी कमी है, जो चीज़ें सुधार की जाती है, वो चीज़ें यहाँ पे सुधार की जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको पहले स्टडी करना है और साथ साथ में आपको उत्तर लेखन का काम भी करना है। तो इस प्रकार से आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनमें जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो है ये प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई। अवधारणाएँ, तो अवधारणाएँ आज की बात करें हम तो अवधारणाएँ के अंतर्गत हम देखेंगे शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शक्ति मतलब होता है एक प्रकार से पावर, जो आप देखते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले शक्ति मतलब एक प्रकार से पावर, ठीक है। पावर जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की बहुत मतलब जो है बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बॉडी सॉडी डोले सोले बना कर रखा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार से पावरफुल व्यक्ति है। पर वहीं मैं अगर बात करूँ सत्ता की, सत्ता को बोला जाता है अथॉरिटी, ठीक है। तो जो सत्ता होती है एक प्रकार से अगर देखें तो सत्ता, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन, या फिर हम बोले पुलिस रैंक में तो जो डीजीपी रहते हैं स्टेट के, स्टेट लेवल के डीजीपी रहते हैं, या जिला लेवल के अगर बात करूं मैं तो एसपी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार से पुलिस है, पुलिस हेड है, पुलिस के हेड है जिला प्रशासन, जिला के अंतर्गत अगर बात करें तो इनके पास क्या है, एक प्रकार से ये रैंक है एसपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। तो इनके पास क्या है, एक प्रकार से एक पद है, एक सत्ता है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो इनके पास सत्ता होने के बाद में ऑटोमेटिक इनके पास में पावर आ जाती है। परंतु वही मैं बात करूं, बॉडी सॉडी बना कर रखा है, एक डोले सोले बना कर रखा है एक व्यक्ति ने, तो उसको हम एक प्रकार से शक्तिशाली बोलेंगे, परंतु वो उसकी जो शक्ति है वो वैधानिक नहीं है। पर वहीं अगर बात करें इस व्यक्ति की, एसपी की, तो इसके पास शक्ति जो है वैधानिक है। तो हम दोनों के अंदर जो शक्ति और सत्ता है, दोनों के अंतर्गत अंतर भी देखेंगे, ठीक है, और दोनों में किस प्रकार से जो है संबंध है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं। तो हम पहली चीज़ बात करेंगे यहाँ पे शक्ति की। शक्ति मतलब होता है पावर, और पहले हम देखेंगे उसका अर्थ। तो देखिए, शक्ति जो होती है उस सामाजिक स्थिति का एक सूचक होती है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष जो सामाजिक विरोध है, सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा और जो आदेश होता है, इच्छा और जो आदेश होता है उसका पालन करवाने में सफल होता है। तो अगर इस प्रकार की अगर जबरदस्ती होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से नकारात्मक बोलेंगे, नकारात्मक चीज़ इसको बोल सकते हैं शक्ति को। पर शक्ति की जो अवधारणा होती है वो दोनों चीज़ हो सकती हैं, एक तो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक पूर्ण भी होती है। यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए, या जो वैधता यानी वैलिडिटी जुड़ जाए, या फिर एक प्रकार से सही या गलत ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाए, तो सकारात्मकता के रूप में यानी कि पॉजिटिविटी के रूप में उभर कर आ जाती है। नहीं तो क्या होता है, शक्ति जो होती है दिशाहीन हो जाती है और एक प्रकार से विनाशकारी भी होती है, और विनाशकारी होती हुई सिद्ध भी होती है। शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करती है, जैसे हमने ये बॉडी बिल्डर व्यक्ति की यहाँ पर उदाहरण लिया है, ठीक है। तो शक्ति एक प्रकार से अगर सही है, उसमें वैधता जुड़ जाती है, वैध है वो, तो उसको एक प्रकार से हम सकारात्मक बोलेंगे, या पॉजिटिव पॉइंट उसको बोल सकते हैं शक्ति को। परंतु वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, जो सकारात्मक पॉइंट उसमें नहीं है, मतलब एक प्रकार से वो दिशाहीन है, तो वो विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, ठीक है, मतलब उसमें वैधता नहीं है तो वो विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, परिभाषाएं दी गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, सुमेन जो है उनका कथन हम देखें तो शक्ति व्यक्तियों पर नियंत्रण एवं प्रभाव डालने में से संबंधी होती हैं, यानी कि इससे संबंध उसका होता है, प्रभाव डालने या नियंत्रण रखने, मतलब किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने और उस पर प्रभाव डालने से संबंधित होती है शक्ति। समाजशास्त्री जो वेबर है, इनके द्वारा क्या कहा गया है, शक्ति को आरोपण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, और यह जो है आरोपण बाध्यकारी रूप से होता है। यह अवधारणा अनेक विद्वानों द्वारा विवेचित की गई है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति मतलब इस प्रकार से अगर परिभाषित करता है तो आपको हमेशा डबल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ दर्शाया नहीं गया है, परंतु अगर आप किसी की परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको डबल कोट में ही उसको इंडिकेट करना है, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक और विद्वान है बर्नार्ड, इनका मत क्या है, शक्ति कभी भ्रष्ट नहीं करती बल्कि जब यह अज्ञानी में निहित हो जाती है। अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता। अगर अज्ञानी व्यक्ति को यहाँ पे पावरफुल बना दिया जाता है, या मतलब पावरफुल वो बन जाता है या शक्ति आ जाती है उस पर, तभी भ्रष्ट होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये कहना है बर्नार्ड के द्वारा। ऑर्गन्स की जो है इनके अनुसार अगर देखें तो शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो ये सारी चीज़, शक्ति एक प्रकार से सापेक्ष शब्द होती है। तो ये यहाँ पे हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो देखें जो विस्तृत जो विवेचन है, विस्तृत रूप से अगर देखें तो यहाँ पे देखिए शक्ति जो है, जो हॉब्स है, अरस्तु, मैकियावेली, लॉसवेल, मेरियम, इनके सिद्धांत में भी दिखाई देती है। और एक प्रकार से देखें तो जो राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, ये इस प्रकार की शक्ति हमको देखने को मिलती है जो हमारे आसपास है विभिन्न प्रकार से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है शक्ति की कुछ फीचर्स या इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में जो शक्ति है या फिर जो पावर है उसकी विशेषताएं बताइए 5 नंबर में, तो आपको 4-5 पॉइंट कम से कम याद होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, शक्ति की निम्न विशेषताएं होती है। और ये जो 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इन 5 पॉइंट को आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है कि शक्ति की परिभाषा दे दी है, तो शक्ति की परिभाषा आप किसी एक व्यक्ति के अनुसार दे सकते हैं। अगर शक्ति की अर्थ या उसकी डेफिनेशन पूछा जाए नॉर्मली, ये मतलब विद्वानों का नाम ना पूछा जाए, तो आप नॉर्मली अपने अनुसार यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। चलिए विशेषता देख लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या बोल रहा है, शक्ति बाध्यकारी स्थिति का होना इसमें निश्चित होता है। यानी कि शक्ति, जिसके पास पावर होता है, जिसके पास शक्ति होती है, वो बाध्यकारी मतलब अपने एक प्रकार से उसका जो उस व्यक्ति का नियंत्रण रहता है और अपने कार्य करवाने में वो सफल हो जाता है। तो एक प्रकार से बाध्यकारी स्थिति का होना इसके अंतर्गत शामिल होता है। कार्य करवाने की भावना पर आधारित होती है, मतलब कार्य नियंत्रण होता है, कार्य का जो किसी व्यक्ति पर नियंत्रण होता है और कार्य कराने की जो है यानी कि कार्य करवाने की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। फॉलेट है एक विद्वान, उसकी शक्ति की अवधारणा भी हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके तहत शक्ति के ऊपर की स्थिति उभरती है। नेक्स्ट जो हम देखें तो बल प्रयोग तत्व की संभावना यहाँ पर रहती है, मतलब शक्ति के अंतर्गत बल प्रयोग करके अपने कार्य को साधने की इच्छा यहाँ पर जताई जाती है। और एक प्रकार से यह जो है अस्थायी या व्यक्तिगत होती है। शक्ति निश्चित तौर पर स्थायी नहीं होती है, वो अस्थायी होती है और व्यक्तिगत तौर पर होती है। तो ये शक्ति की कुछ विशेषता है, या आप जो है 5 नंबर वाले जो आंसर है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 लाइन में ही बोला जाता है और 50 से लेकर 60 शब्दों में ही बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा शक्ति के जो कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट है या महत्वपूर्ण घटक की अगर बात करें तो देखिए, शक्ति जिस व्यक्ति के पास शक्तिशाली शक्ति रहेगी या जो व्यक्ति पावरफुल रहेगा, उस व्यक्ति के पास प्रभाव रहेगा। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति का प्रभाव जो है हर तरफ जो है अन्य लोगों पर रहेगा। ठीक है, वो अपने प्रभाव से अन्य लोगों पर नियंत्रण रख सकता है। अपने कार्य करवाने के लिए वो बाध्यता यहाँ पे जता सकता है, अपने कार्य करवाने के लिए मतलब किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है क्योंकि उसके पास शक्ति है। और अपने हित को किसी भी प्रकार से वो साधता है, मतलब पावरफुल तरीके से, या दूसरों पर नियंत्रण रखकर वो है शक्ति के बल पर अपने कार्य को साधता है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर घटक हमको देखने को मिले हैं शक्ति के अंतर्गत। इसके अलावा शक्ति की जो अवधारणा है उसके प्रमुख सिद्धांत की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमको देखने को मिलता है शक्ति के जो प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पे जो है शक्ति की अवधारणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत वो हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमको जो है कुछ सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिला है। पहला, अभिजात वर्ग के सिद्धांत। अभिजात वर्ग मतलब एक उच्च कुल के जो रहते हैं, उच्च कुल का जो वर्ग रहता है, उच्च श्रेणी के जो वर्ग रहते हैं, उनसे संबंधित सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत अगर बात करें हम तो इस सिद्धांत के समर्थक थे विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं। जैसे कि यहाँ बात करें हम तो एक विद्वान देखने को मिलते हैं रॉबर्ट मिसल्स। ठीक है, रॉबर्ट मिसल्स, ये हमको देखने को मिलते हैं इस सिद्धांत के जो एक प्रकार से समर्थक माने जाते हैं। उसके अलावा एक और जो विद्वान है वो देखने को मिलते हैं मॉस्को, इसके अलावा मिल्स, ये सभी जो विद्वान हैं इस सिद्धांत के समर्थक है अभिजात वर्ग के। यानी कि हम अगर बात करें तो इसमें शक्ति की जो स्थिति है वो अल्पसंख्यक मानी गई है। अल्पसंख्यक मानी गई मतलब कम, बहुत ही कम मानी गई है। और अभिजात वर्ग का मतलब क्या बताया मैंने, यहाँ उच्च वर्ग से रिलेटेड। ठीक है, उच्च वर्ग के कुछ विशेष वर्ग जो होते हैं उनसे संबंधित सिद्धांत यहाँ देखने को मिलता है, रॉबर्ट मिसल्स, मॉस्को और मिल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें हम तो मैक्स वेबर का जो शक्ति मॉडल है उसके अंतर्गत देखें तो जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का अन्य नाम एक प्रकार से अगर देखें तो त्रिआयामी मतलब अगर बोलें तो 3D हम बोल सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल हम बोलें, 3 आयामी, या फिर हम बोलें तो इसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, शून्य सिद्धांत।
ठीक है, शून्य सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में शक्ति जो है दलगत आधार पर दल के सदस्यों में निहित होती है, किसी विशेष दल के सदस्यों में इस प्रकार से निहित होती है। और किसका सिद्धांत है? मैक्स वेबर का शक्ति मॉडल सिद्धांत। इसके अलावा स्थिर जो विचारधारा है उस पर आधारित सिद्धांत की बात करें यहाँ पे, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स। और इस सिद्धांत में आर्थिक शक्ति प्रदान अन्य जो है सेकेंडरी और अन्य शक्तियाँ भी आर्थिक शक्ति पर निर्भर होती है। तो इसको एक प्रकार से बोला गया है स्थिर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत बोला गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो चर विचारधारा पर आधारित जो है सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलकोट। ठीक है, याद रखना है, टॉलकोट जो थे इस सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, टॉलकोट पारहंस एक प्रकार से बोलें तो इस सिद्धांत में शक्ति का आधार समाज है और समाज जो है व्यक्ति का चयन करता है। मतलब शक्ति का जो एक प्रकार से अगर बोलें तो यहाँ देखिए शक्ति का जो सिद्धांत, या फिर हम बोलें तो जो शक्ति है, शक्ति का आधार क्या है? बेस अगर बोलें यहाँ पर, शक्ति का जो बेस है वो समाज है। और जो समाज है, समाज ही क्या करता है? व्यक्ति को यहाँ पे व्यक्ति का चयन करता है, व्यक्ति का सिलेक्शन करता है जो शक्ति का उपयोग उनके हित में कर सके। मतलब इसमें अगर देखें तो कोई नेता है, ठीक है, नेता भी बोल सकते हैं हम, तो जैसे विभिन्न प्रकार जो है विभिन्न जनता के द्वारा जो है इस नेता को यहाँ पे चुना जाता है जो उसकी शक्ति का प्रयोग इनकी भलाई के लिए कर सके। तो चर विचारधारा पर आधारित सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। तो ये शक्ति की अवधारणा के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। और एक और पांचवा सिद्धांत यहाँ देखने को मिलता है, तो इसमें हमको विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने मिलती हैं। यानी शक्ति की अवधारणा को विभिन्न प्रतिमानों में समझा जा सकता है, जैसे कि जो शक्ति है सामाजिक संदर्भ में आधारित होती है, उत्तर आधुनिक आधार होती है, आंतरिक चेतना पर आधारित होती है, संगठनिक जो विचारधारा उस पर भी आधारित होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो आयाम है उसके अंतर्गत शक्ति की अवधारणा को यहाँ पर समझने में हमको सहायता मिलती है। तो ये तो बात करें हमने शक्ति से संबंधित कुछ विशेष चीज़ों की। ठीक है, अब इसके बाद जो हमको देखने को मिलता है सत्ता यानी कि होती है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो अथॉरिटी मतलब होता है सत्ता। तो उसी के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए ठीक है, अब यहाँ देखिए सत्ता मतलब यहाँ पे प्राधिकार या सत्ता एक ही चीज़ होती है, और इसका इंग्लिश में हम बोलें तो यहाँ पे अथॉरिटी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मतलब जो सत्ता होती है, प्राधिकार होता है, उसका अर्थ क्या होता है? सत्ता जो होती है संगठन का एक प्रकार से प्राण होती है। प्राण मतलब मुख्य चीज़ हम बोले। ठीक है, प्राण तत्व जो है आत्मा एक प्रकार से अगर देखें, प्राण तत्व आत्मा है। और किसी जो प्रशासकीय यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत जो उच्च लेवल का जो अधिकारी होता है, उच्च लेवल मतलब टॉप लेवल का जो अधिकारी होता है। ठीक है, टॉप लेवल का जो अधिकारी होता है उसके द्वारा सत्ता के आधार पर ही जो अधीनस्थ होते हैं, जो निचले लेवल के अधिकारी होते हैं, मतलब जो टॉप लेवल का अधिकारी है वो निचले लेवल के जो अधिकारी है अधीनस्थ अधिकारी जिन्हें बोला जाता है, तो अधीनस्थों से संगठनात्मक कार्यकरण का निष्पादन करवाया जाता है। और सत्ता को एक प्रकार से प्रबंध की कुंजी या प्रबंध की या मैनेजमेंट की उसको माना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखें, सत्ता एक प्रकार से प्राधिकार या सत्ता और जिसको अथॉरिटी बोला जाता है, और एक प्रकार से संगठन का प्राण होती है, प्राण तत्व होती है। और एक प्रकार से देखें तो जो प्रशासकीय संगठन है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत जो उच्च लेवल का अधिकारी है यानी कि टॉप लेवल का जो ऑफिसर है उसके द्वारा सत्ता जो है निचले लेवल के जो अधिकारी होते हैं जिन्हें अधीनस्थ की संज्ञा दी गई है, तो उससे संगठनात्मक कार्यकरण या संगठन से संबंधित जो भी कार्य है उसके निष्पादन से संबंधित ये सारे कार्य करवाए जाते हैं और सत्ता को प्रबंध की कुंजी माना जाता है। अब विभिन्न जो विद्वान हैं उनके अनुसार अगर देखें तो सत्ता को विभिन्न प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है। जैसे फ्योल है, फ्योल के अनुसार देखें तो देखिए सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। अब सत्ता को किस प्रकार समझे, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन जो है उसके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए सत्ता है तो ऑटोमेटिक उसके पास शक्ति आ जाएगी। ठीक है, सारे जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। या फिर मैं बोलूँ कोई डीजीपी है, डीजीपी स्टेट का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके पास ऑटोमेटिक देखिए सत्ता है तो शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब शक्ति का वैधानिक रूप एक प्रकार से सत्ता कहलाती है। तो उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार होता है और उसे पालन करवाने की शक्ति होती है। साइमन है उनके अनुसार देखें तो सत्ता मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है जिससे दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। फिर एक और व्यक्ति है पेटरसन, इनके अनुसार देखें तो आदेश देने और उसके पालन की जो आज्ञा है उसका अधिकार को सत्ता कहा जाता है। डेविस के अनुसार देखें तो सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है। प्लेटो है उनका कथन तो बुद्धिजीवी मानव के पास ही सत्ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बुद्धिजीवी मानव के पास ही सत्ता नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनके द्वारा। और थियो हेमन इनके अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो आपको छोटे छोटे डेफिनेशन यहाँ पे याद रखिए ताकि एग्जाम में आप लिख सकें।
तो सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जाता है, यानी कि बाध्य। देखिए सत्ता जिसके पास है उसके पास शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें तो वो बाध्य कर सकता है किसी व्यक्ति को काम करवाने के लिए। आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक जो है यानी कि जो मैनेजर होता है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति के पास सत्ता है उसके पास शक्ति ऑटोमेटिक रहेगी, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति उसके जो निर्णय है उसके आदेश को नहीं मानता है या उसके कार्य को नहीं करता है जो उसके द्वारा बोला गया है तो वो बाध्य भी कर सकता है, और बाध्य करने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता है तो उसको एक प्रकार से उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है और उसको सत्ता से या उसको एक प्रकार से अपने पद से हटाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार की पावर कहाँ देखने को मिल रही है, हमको सत्ता के अंतर्गत देखने को मिल रही है। स्मिथ वर्ग एवं थॉमसन के अनुसार देखें तो ये जो है इन्होंने कार्य विभाजन व सत्ता को किसी भी संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता माना है। तो ये कुछ अर्थ था हमने देख लिया और कुछ डेफिनेशन थी विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अब सत्ता की कुछ विशेषताएं है, जैसे कि हमने शक्ति की विशेषताएं देखे थे, तो आपको यहाँ पे भी उसी प्रकार फॉर्मेट यूज़ करना है। अगर आपको 5 नंबर में पूछा जाता तो आप उठाकर सीधे इन जो सत्ता की विशेषता इनको लिख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह और जो अर्थ है ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए हम जो है नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो सत्ता है सत्ता की विशेषताएं के अंतर्गत देखें तो सत्ता एक प्रकार से प्रबंधकीय अधिकार होता है। प्रबंधकीय यानी कि मैनेजेरियल जो पावर होती, मैनेजेरियल जो राइट होता है वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे सत्ता के अंतर्गत, जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। अब प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है, इसका एक टॉपिक है अलग से हम पढ़ेंगे। तो प्रत्यायोजन मतलब होता है जैसे एक टॉप लेवल का अधिकारी, उसके नीचे अधीनस्थ होते और उसके नीचे अधीनस्थ होते। जैसे मान लीजिए टॉप लेवल का अधिकारी अकेले पूरे काम तो नहीं कर पाएगा, तो अपने कार्यों को करने के लिए किसको शक्ति दे देता है, निचले लेवल के। मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी, तो बी और सी को उन्होंने मतलब जो ए लेवल का अधिकारी है टॉप लेवल का उसने अपने कार्य को करने के लिए इनको पावर दे दी गई है, ठीक है। तो सी और बी को, तो जब वो पावर दे देता है तो इस पावर को देने को ही एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजन, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेलीगेशन। तो यहाँ पे हम देखें तो एक प्रकार से प्रबंधकीय अधिकार होता है और जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है, यानी कि ऊपर वाला जो अधिकारी है नीचे वाले अधिकारी को प्रत्यायोजन या डेलीगेशन अपने जो कार्य का भारार्पण भी कर सकता है। सत्ता निर्णय लेने, जो अधीनस्थ है उनको निर्णय लेने, साथ में अधीनस्थों को कार्य सौंपने और अधीनस्थों से कार्य निष्पादन करने की अपेक्षा रखने का अधिकार होता है। मतलब तीनों पावर इसके पास होती है सत्ता के पास। कौन कौन सी, एक तो वो निर्णय भी ले सकती है, मतलब जिसके पास सत्ता है वो निर्णय ले सकता है, अधीनस्थों को कार्य भी सौंप सकता है, दूसरी चीज अधीनस्थों से कार्य निष्पादन करने की अपेक्षा भी कर सकता है। तो ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं, जिसके पास सत्ता होती है। तो सत्ता का ये विशेषता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, सत्ता पद में निहित होती है। मतलब जिस पद में, जैसे मान लीजिए डीजीपी है तो डीजीपी के पास ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे शक्ति आ गई है, तो यहाँ पे देखिए सत्ता जो है डीजीपी का पद वाले जो व्यक्ति है उसके पास ऑटोमेटिक सारी सत्ता चली गई है। तो ये पद में निहित होती है और ये एक प्रकार से पदाधिकारी को प्राप्त अधिकार होता है। जिस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसको ऑटोमेटिक ये अधिकार प्राप्त हो जाता है और सत्ता स्वरूप में वैधानिक होती है। उदाहरण के रूप में अगर माने हम तो जैसे शक्ति है, शक्ति को अगर वैधानिक रूप प्रदान कर दिया जाता है, कानूनी रूप प्रदान कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एक प्रकार से सत्ता बोलेंगे। मतलब सत्ता स्वरूप में एक प्रकार से वैधानिक होती है। सत्ता संगठन के निर्माण का आधार होती है। जैसे कि हमने बोले हैं सत्ता जो है प्रबंध, एक प्रकार से जो प्रबंध है उसकी कुंजी मानी जाती है, तो उसी प्रकार सत्ता संगठन के निर्माण का आधार मानी जाती है। संगठन में सत्ता का क्षेत्र जो होता है टॉप यानी कि शीर्ष पर व्यापक, जबकि अधीनस्थ स्तरों पर क्रमशः संकुचित होते जाता है। मान लीजिए यहाँ पर टॉप लेवल पर जो अधिकारी बैठा है उसके पास जो है सबसे ज़्यादा पावर है, परंतु निचले लेवल के जो अधिकारी जिनको कार्य करने की पावर दी गई है यानी कि सत्ता का प्रत्यायोजन किया गया है, तो इनके पास पावर जो है घट गई है। फिर इन्होंने कुछ अधिकार नीचे वाले को दिया है तो इनकी पावर भी घटते जाती है। तो यहाँ सिंपल बात बोली गई है कि सत्ता जो है शीर्ष पर व्यापक होती है, जबकि अधीनस्थ स्तरों पर इसका आकार एक प्रकार से संकुचित या कम होते जाता है। सत्ता प्रबंधात्मक कार्यों की कुंजी होती है। तो इस प्रकार से हमने देखे, यहाँ पे देखिए सत्ता की कुछ विशेषताएं हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, सत्ता की जो विशेषताएं हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सत्ता के स्रोत क्या क्या है, सत्ता को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 तरीके होते हैं सत्ता को प्राप्त करने के। मुख्य रूप से देखें तो यहाँ देखिए एक तो है कानून, दूसरा है परंपरा, तीसरा है प्रत्यायोजन। तो देखिए कानून क्या होता है, कानून हमारा संविधान है। संविधान में ही आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के पद का वर्णन किया गया है। मतलब लोक सेवा जो है यानी कि जो एक प्रकार से IAS IPS और जो भी अन्य जो प्रशासनिक पद है उनका वर्णन किया गया है, वहीं से हमको देखने को मिलता है। और कुछ पॉलिटिशियन के पद भी वहाँ डिफाइन किए गए, उनकी शक्ति का डेफिनेशन कहाँ पे मिलता है हमको, संविधान में। और संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि कानून जहाँ से सत्ता को क्या किया जाता है, सत्ता को इनहेरिट किया जाता है, सत्ता का स्रोत माना जाता है। तो देश की सर्वोच्च विधि एक प्रकार से संविधान है और सत्ता का मूल स्रोत किसको माना जाता है, कानून को माना जाता है। फिर देख सकते हैं परंपरा, देख सकते हैं आप, देखिए बहुत समय हमारे घर में भी हम देखें, हमारे परिवार में तो बहुत समय से एक परंपरा
धीरे धीरे कुछ जो है कार्य पद्धति चली आती है, उसको एक परंपरा मान लिया जाता है। उसी प्रकार संगठन में भी हमको देखने को मिलता है, एक परंपरा चली आती है, रीति रिवाज चले आते हैं, नियम संहिता, कार्यविधि, ये सारी चीज़ धीरे धीरे चली आती है तो एक परंपरा बन जाती है। तो उस परंपरा से भी हमको सत्ता जो है देखने को मिलती है, सत्ता का स्रोत देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है प्रत्ययोजन, जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्रत्ययोजन यानी डेलीगेशन। ऊपर वाला जो उच्च अधिकारी है अपने कार्य को करने के लिए निचले जो अधीनस्थ अधिकारी उनको कुछ अपना जो अधिकार या अपने कुछ पावर सौंपता है या कुछ सत्ता यहाँ पे प्रत्ययोजित करता है, तो उसको हम एक प्रकार से प्रत्ययोजन कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। तो प्रत्ययोजन जो है, प्रत्ययोजन यानी पद सोपानीय जो संगठन है उसमें भी एक प्रशासनिक जो है किया जाता है, प्रशासनिक क्रिया है। और इसके अंतर्गत जो है उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अधीनस्थ में जो भी कर्मचारी है उनको दायित्व निर्वहन हेतु सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये टॉप लेवल का अधिकारी ए है और निचले लेवल पर जो है बी और सी बैठे, तो इनको अपना जो है कार्य अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अपना कार्य करने के लिए इनको कुछ पावर देता है या पद को सौंपता है, सत्ता को सौंपता है। तो एक प्रकार से प्रत्ययोजन हम इसको बोलते हैं। तो सत्ता जो है तीन प्रकार से है यहाँ पर स्रोत देखने को मिली है। एक तो कानून यानी संविधान, परंपरा यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से चली आ रही कुछ चीज़ें, तो एक प्रकार से परंपरा बन जाती है। और प्रत्ययोजन यानी कि अपने जो है सत्ता का प्रत्ययोजन करना। नेक्स्ट अगर देखें तो जो कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार यहाँ देख लेते हैं, जैसे मिलेट है, तो मिलेट ने जो है निम्न जो क्षेत्र है उसमें प्राधिकार आवश्यक होता है, इसके अनुसार उन्होंने जो है तीन प्रकार की चीज़ें कही है। एक तो कार्यक्रम का प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी, संगठनिक अथॉरिटी, बजटी अथॉरिटी, तीन प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। और जो प्राधिकार होता है उसके वितरण जो है, वितरण पर आधारित एक प्रकार है जो कि ब्यूरो प्रकार का प्राधिकार होता है, बोर्ड आयोग प्रकार का प्राधिकार। तो ये सिंपल आप ध्यान में रख लीजिए, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा सत्ता की जो अवधारणा है, सत्ता की अवधारणा हमको तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। एक तो परंपरागत विचारधारा, दूसरी है स्वीकृति विचारधारा और तीसरी है सक्षमता विचारधारा। तो पहली हमको देखने को मिलता है, पहली जो विचारधारा है जिसके अंतर्गत हमने परंपरागत विचारधारा या स्थितिगत विचारधारा भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ बात करें तो जो कुछ विचारक है जिनकी अगर बात करें, देखिए विचारक यहाँ पे हम देख लेते हैं शास्त्रीय विचारक, जिसके अंतर्गत फ्योल, मैक्स वेबर, गुलिक, उर्विक, मुने और रेले, इन्होंने जो है इसमें एक प्रकार से इस विचारधारा का समर्थन किया है इन सभी विद्वानों के द्वारा। और यह विचारधारा सत्ता को एक कानूनी स्थिति मानती है, अर्थात सत्ता का स्रोत कैसा है, कानून। तो ये एक प्रकार से कानून को यानी संविधान को सत्ता का स्रोत मानती है। और जो हेनरी फ्योल है उनके द्वारा कुछ कथन है, जैसे देखें तो सत्ता आदेश देने का अधिकार होता है, दिए गए आदेश का पालन करवाने की शक्ति होती है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। और इस प्रकार की सत्ता जो है प्रकृति में बाध्यकारी और उल्लंघन स्थिति में दंडनात्मक होती है, यानी कि बाध्यकारी होती है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में दंड देने के लिए योग्य भी ये होती है, दंडात्मक स्वरूप भी उसका होता है। और इस सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि देखिए ये फिर से पद सोपानीय स्थिति चल रही है यहाँ पे, यानी ऊपर वाले व्यक्ति से नीचे, नीचे से नीचे, फिर नीचे, ठीक है। तो जो प्रभाव है उसका ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसे टॉप डाउन अथॉरिटी कहा जाता है। टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो सत्ता चलती है उसे टॉप डाउन अथॉरिटी कहा जाता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है स्वीकृति विचारधारा। तो स्वीकृति विचारधारा के अंतर्गत जो व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी कुछ विद्वान है, जैसे चेस्टर्ड, बर्नार्ड है, साइरन है, ठीक है, ये साइमन होगा, ठीक है, ये आप सुधार लीजिए, साइमन, इनके द्वारा समर्पित विचारधारा है ये। और इस विचारधारा की मान्यता है कि सत्ता का स्रोत जो है अधीनस्थों की स्वीकृति मानी जाती है। तो चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, संगठन में सत्ता ऊपर नहीं नीचे रहती है। और बर्नार्ड के अनुसार सत्ता तभी अर्थपूर्ण होगी जब आदेश को स्वीकार किया जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ टॉप लेवल का कोई अधिकारी है और बॉटम लेवल के अधिकारी को या अधीनस्थ अधिकारी को कुछ देता है आदेश, और अगर इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है तभी तो सत्ता यहाँ सही मानी जाएगी या अर्थपूर्ण मानी जाएगी। अगर इसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा सत्ता कहाँ से अर्थपूर्ण मानी जाएगी। तो वही बात यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा बोली गई है कि सत्ता तभी अर्थपूर्ण मानी जाएगी जब आदेश को स्वीकार किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। इस संदर्भ में बर्नार्ड जो है तटस्थता के क्षेत्र की अवधारणा देते हैं। तटस्थता मतलब ना तो स्वीकार किया जाएगा ना ही अस्वीकार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूर्णतः अस्वीकार प्रकृति के आदेश होते हैं, दूसरा तटस्थ यानी कि बीच के मध्यम लेवल के आदेश, अर्थात ऐसे आदेश जो ना तो स्वीकार किए जाते हैं ना ही अस्वीकार किए जाते हैं, ठीक है, तटस्थ लेवल के। और निर्विवाद रूप से स्वीकार आदेश, तृतीय श्रेणी के आदेश ही जो है प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आते हैं, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो एक तो अस्वीकार किए जाते हैं, दूसरे स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं किए जाते, और तीसरे जो है स्वीकार किए जाते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे किसके द्वारा बोली गई है, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा यहाँ पे बोली गई है, यानी कि बर्नार्ड आदेश को
तीन भागों में यहाँ पे या तीन वर्गों में बांटा है। तीन वर्गों में कैसे, एक तो अस्वीकार है, दूसरा स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं है, और तीसरा स्वीकार है। तो ये बोला गया है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए चेस्टर बर्नार्ड के बाद हमने देखे हैं तीसरी जो विचारधारा, जिसके अंतर्गत सक्षमता की विचारधारा देखने को मिलती है। तो सक्षमता की विचारधारा क्या बोलती है? यह विचारधारा मानती है कि प्राधिकार का उद्भव पदाधिकारी के व्यक्तिगत जो गुण है, योग्यता है, क्षमता है और जो अनुभव है उस पर आधारित होती है। मतलब जो सक्षमता है उस पर आधारित है ये जो है एक प्रकार से सत्ता, ऐसा यहाँ माना गया है। अधीनस्थ जो प्राधिकार होता है उसको किसी भी औपचारिक स्थिति के कारण स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसकी क्षमताओं और अनुभव के कारण स्वीकार करते हैं। इसे कार्यात्मक सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत? जो सत्ता है उसकी विचारधारा के अंतर्गत हमको तीन देखने को मिली। कौन कौन सी? देखिए तीनों देख लेते हैं हम यहाँ पे। तीन कौन कौन सी? एक तो परंपरागत विचारधारा, दूसरी स्वीकृति की विचारधारा, तीसरी है सक्षमता की विचारधारा। तीनों चीज़ें आप देखने को मिली यहाँ पे। अब सत्ता के कुछ प्रकार है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये संभावना रहती है पूछे जाने की। तो यहाँ पे देखिए सत्ता के कुछ प्रकार है, जो तीन प्रकार की सत्ता आपको देखने को मिलेगी। एक सूत्र सत्ता, जिसे हम रेखा प्राधिकार भी बोलते हैं, या फिर लाइन और रेखा एक प्रकार से देखें तो यहाँ देखिए स्टाफ सत्ता देखने को मिलती है नेक्स्ट, और कार्यात्मक सत्ता और बिक्री सत्ता। तो चलिए एक एक करके हम तीनों चीज़ों को यहाँ, चारों चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे। तो यह जो होती है, पहली जो होती है सूत्र सत्ता, ये रेखा प्राधिकार। यह संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में जो आदेश है, ठीक है, आदेश होता है, आदेश देने और साथ में उसके पालन करवाने की सत्ता है। यह प्रकृति में दबाव क्या करती है? दबाव कार्य व बाध्यकारी होती है। और यह संगठन के अंतर्गत जो उच्च स्तर है, यानी कि एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे जो उच्च लेवल का अधिकारी है ए, उसके नीचे को जो अधिकारी होते हैं वो कहलाते हैं अधीनस्थ। उसके दोनों के मध्य यहाँ पे विद्यमान होती है कौन सी? रेखा प्राधिकार। यानी कि इससे लेकर नीचे तक जो है एक प्रकार से सत्ता यहाँ पे जनरेट होगी। तो इसको एक प्रकार से क्या बोला गया है? रेखा प्राधिकार या लाइन जो अथॉरिटी है उसको यहाँ पे बोल सकते हैं हम। दूसरी है स्टाफ सत्ता। जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे डीआरडीओ। डीआरडीओ का जो है सेना से संबंध कैसा होता है? सेना को परामर्श देती है, सेना के लिए जो है यहाँ पे हथियार बनाने का काम करती है। तो एक प्रकार से स्टाफ लेवल का काम करती है। तो यहाँ देखें हम, तो देखिए यह वह अधिकार है जो परामर्श देने, मतलब डीआरडीओ परामर्श देने का काम करती है, सहायता करने और अन्य विभाग की सेवाएं देने के लिए संगठन में जो है विद्यमान रहती है। अर्थात हम बोल सकते हैं परामर्श सत्ता है, और जो संगठनात्मक लक्ष्य जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के क्रम में परामर्श उपलब्ध कराती है। और यह प्रकृति में अबाध्यकारी और असंचालनात्मक होती है, मतलब बाध्यकारी नहीं होती है। कौन सी? स्टाफ सत्ता। जैसे डीआरडीओ का उदाहरण हम ले सकते हैं। कार्यात्मक सत्ता की बात करें हम यहाँ पे, तो सूत्र सत्ता द्वारा जो है स्टाफ सत्ता को दिशा निर्देश देने की सत्ता का प्रत्यायोजन ही कार्यात्मक सत्ता है। जैसे यहाँ पे हम देखें सूत्र सत्ता, सूत्र सत्ता के द्वारा अगर स्टाफ सत्ता को यहाँ पे कुछ जो है कार्यात्मक रूप, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो है अपनी सत्ता है, सत्ता के रूप में, यानी कि दिशा निर्देश देने की जो सत्ता है, इसको क्या किया जाता है? प्रत्यायोजन किया जाता है। दिशा निर्देश देने की सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है किसको? स्टाफ सत्ता को। किसके द्वारा? सूत्र सत्ता के द्वारा। तो इसी को एक प्रकार से क्या बोला गया है? कार्यात्मक सत्ता बोला गया है। अर्थात हम बोलें तो यह किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो सत्ता है। और इसे एक प्रकार से जो थियो हेमन है, थियो हेमन के द्वारा सीमित सत्ता कहा गया। अर्थात इसमें जो निर्णय लेने का जो ऐसा अधिकार है किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ जो स्टाफ सत्ता है, डीआरडीओ का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ परामर्श देने से संबंधित होता है, बीच में दखल अंदाजी या बाध्यकारी रूप से यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कार्यात्मक सत्ता के अंतर्गत बोला गया है। और एक और जो सत्ता है वो हमको देखने को मिलती है बिक्री सत्ता। तो बिक्री सत्ता के अंतर्गत जो मुख्य कार्यकारी है उसको प्राप्त सत्ता का जब दो अधीनस्थ अधिकारी परस्पर सहमति से अध्यारोपण करते हैं। यहाँ देखिए जैसे ए है और ए की जो पावर है वो बी और सी परस्पर रूप से यहाँ पे क्या करते हैं? अध्यारोपण करते हैं और उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो उसे बिखरी हुई सत्ता कहते हैं। मतलब ए की पावर को किस किसने ले लिया? बी और सी ने। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसको बिखरी सत्ता। और मुख्य कार्यकारी जो ए है, मुख्य कार्यकारी तथा जो प्रबंधक का व्यक्तित्व, संगठन का वातावरण और सत्ता के प्रयोग से जो पैदा होने वाली जो जोखिम होती है, इस सत्ता को सीमित करती है। तो ये हमने देखे चार प्रकार की सत्ता देखें। एक तो लाइन यानी कि रेखा प्राधिकार, स्टाफ सत्ता, कार्यात्मक सत्ता, बिक्री सत्ता। चारों चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा जो विद्वान हैं जिनके बाद अगर देखिए जिनकी बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए मैक्स वेबर है। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता को भी तीन भागों में बांटा गया है फिर से। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता जो है उस सामाजिक स्थिति का सूचक होता है या घोतक होता है
जिसमें अनुयायी जो होते हैं, जो नीचे के लेवल के होते हैं, स्वैच्छिक रूप से आदेश का पालन करते हैं। मतलब उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता और आदेश का जो है स्वेच्छा से पालन करने का कारण है आदेशक जो होता है उसके प्रति दायित्व बोध और आदेश की जो विधिकता है उसमें विश्वास देखने को मिलता है। मतलब जो ए है, ए के प्रति जो है दोनों बी और सी यहाँ पे उत्तरदायी होते हैं, तो इनको एक प्रकार से बाध्यकारी होने की जरूरत नहीं इनके प्रति, ये ऑटोमेटिक उत्तरदायी, मतलब अपने जो दायित्व है उसको समझकर यहाँ पे इस पे विश्वास रहता है और उसके प्रति उत्तरदायी होने के कारण ये अपनी जो है अपने जिम्मेदारियों का पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैक्स वेबर के द्वारा ये चीज़ बोली गई है। तो इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता का वर्णन किया है। पहली है परंपरागत, फिर चमत्कारी और वैधानिक सत्ता। तो तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं परंपरागत। तो यह सत्ता परंपरागत जो प्रथा होती हैं, ठीक है, जो भी प्रथाएं होती है परंपरागत रूप से मूल्य, विश्वास और सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित होती है। इस प्रकार की सत्ता का पालन दीर्घ काल से जो प्रवर्तित जो परंपरा है, परंपरा लगातार जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी जो पवित्रता है उस पर विश्वास करने के कारण ये जो है सत्ता देखने को मिलती है। मतलब इस सत्ता का जो है उत्पन्न कहाँ से हुई है, परंपरा के कारण हुई है। दूसरी हमको चमत्कारिक सत्ता देखने को मिलती है। तो यह सत्ता किसी व्यक्ति में निहित होती है, ठीक है, जो उसके मानवीय गुण होते हैं किसी व्यक्ति का। जैसे मान लीजिए कोई बाबा है, बाबा जो रहते हैं चमत्कार दिखाने वाले, तो बाबा लोग चमत्कार दिखा देते हैं, पर चमत्कार एक समय तक रहता है। उनके चमत्कार का प्रभाव यानी कि लोगों के मन में जब तक विश्वास रहेगा तब तक वो सत्ता बनी रहेगी, नहीं तो वो बाबा की कोई इज्जत नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार हम देखें तो चमत्कारिक सत्ता इसके अंतर्गत ही देखने को मिलती है। तो जो मानवीय गुण रहते हैं उस पर विश्वास पे आधारित मतलब आधारित जो है हो सकता है ये, ना कि किसी पद या नियम, मतलब कोई पद पर इस प्रकार की सत्ता देखने को नहीं मिलती, किसी व्यक्ति या मानवीय गुणों के कारण ये सत्ता देखने को मिलती है। और ये अधीनस्थ जो आदेश है उसका पालन चमत्कारी शक्ति मानकर यहाँ स्वीकार किया जाता है। जब नेता जो होते हैं, नेता या जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, उस शक्ति की कमी होने लगती है उसमें, तो इसे जो है सत्ता से वंचित कर दिया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी प्रकार की होती है। मतलब ये कैसी होती है, अस्थायी प्रकार की यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है वैधानिक सत्ता मैक्स वेबर के अनुसार। तो वैधानिक सत्ता जो है तार्किकता पर आधारित होते हैं, लॉजिकल रूप से यहाँ देखने को मिलती है। जैसे राष्ट्र का जो संविधान है, ठीक है, राष्ट्र का जो संविधान है हमारे भारत का या संगठन, उसका इस कानून का इस सत्ता का स्रोत माना जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी सत्ता में आएगा, इसके अंतर्गत जो भी वर्णन है संविधान के अंतर्गत, तो ये एक प्रकार से वैधानिक सत्ता कहलाती है। और इस सत्ता के आदेश का पालन जो है आदेश की वस्तुनिष्ठता के कारण होता है। इस सत्ता का संगठन में प्रत्यायोजन किया जा सकता है। मतलब जो टॉप लेवल का अधिकारी है वो निचले लेवल के जो है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी सत्ता को या अथॉरिटी को। यह सत्ता एक प्रकार से देखें तो करिश्माई प्राधिकार की तुलना में अधिक स्थायी और परंपरागत प्राधिकार की तुलना में अधिक बौद्धिक होती है। और सत्ता प्राप्त जो व्यक्ति होता है किसी औपचारिक पद पर मतलब बैठा होता है, पदासीन होता है, इसमें समस्त आदेश लिखित रूप में होते हैं। किसमें, वैधानिक सत्ता में। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। एक और विद्वान है मेरी पार्कर फोलेट और सत्ता, ये जो है आपको देखने को मिलेगी। मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार अगर देखें तो यहाँ देखिए फोलेट के अनुसार सत्ता कार्य करवाने की सत्ता है, यह परिवर्तन लाने की क्षमता से युक्त होती है। तो इन्होंने सत्ता को 2 प्रकार से वर्णित किया है, एक तो अवपीड़क सत्ता और एक सहसत्ता। तो दोनों को हम देख लेते हैं अर्थ। जो पहला है अवपीड़क सत्ता, तो इसे फोलेट किसी जो है किसी के ऊपर के रूप में मानते हैं, ऊपर की सत्ता के रूप में। मतलब ए है और ये जैसे यहाँ बी है, तो ये देखिए इस प्रकार की जो सत्ता है वो ऊपर वाली सत्ता माना जाता है। मतलब ए की सत्ता यहाँ पे माना जाएगा, जो अवपीड़क सत्ता है उसको। किसने माना, ये मेरी पार्कर फोलेट के द्वारा। और ये जो होती है दबावकारी, बाध्यकारी, दंडात्मक और जो तानाशाही प्रकृति की होती है, कौन सी, अवपीड़क। और सहसत्ता की अगर बात करें तो फॉलेट के द्वारा जो है किसी मतलब इस सत्ता को किसी सत्ता के रूप में अस्वीकार, मतलब किसी सत्ता के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। और यह संयुक्त रूप से स्वतः विकसित होती है। कौन सी, सहसत्ता स्वतः विकसित होती है और यह समझकर बेहतर बनाकर जो है सहकारी प्रयास को प्रोत्साहित करती है। परिणाम स्वरूप संगठन में मतभेद और संघर्ष की जो स्थिति है उसकी संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। फॉलेट के द्वारा कहा गया है कि संगठन में जो अपीड़ित सत्ता है उसको पूर्णतः रोक पाना तो संभव नहीं है, लेकिन एकीकरण, चक्रीय व्यवहार, परिस्थिति के नियमों का उपयोग करके उसे कम किया जा सकता है। और एक और चीज़ कही गई इनके द्वारा है कि जो अंतिम सत्ता है उसका एक भ्रम है। इनका मानना है कि सत्ता कार्य से संबंधित है और कार्य से विभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।
और जो सत्ता है, सत्ता का प्रत्यायोजन एक कल्पना मात्र है, मतलब सत्ता का जो प्रत्यायोजन हम कल्पना कर सकते हैं, हालांकि सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं होता है, ऐसा इनका मानना है। और यह कार्य से जुड़ी होती है, कार्य से जुड़ी सत्ता है। यह ज्ञान और योग्यता से जुड़ी सत्ता है। किसी व्यक्ति विशेष को जैसे ही उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसे उत्तरदायित्व से जुड़ी सत्ता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो हम सिंपल रूप में अगर बोलें तो यह संगठन में किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति विशेष या पद के प्रति ना होकर उसके द्वारा जो है उसको सौंपे गए कार्य के प्रति यहाँ पे होता है। तो जो फॉलेट है, जो विद्वान है फॉलेट, इसमें जो है संगठन में कोई किसी को एक प्रकार से आदेश दे और ना ही मतलब एक प्रकार से किसी को आदेश नहीं दे सकता और ना ही किसी से आदेश ग्रहण कर सकता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर संगठन में बात कही गई इनके द्वारा। आदेश देने पर व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है और संगठन में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और इनके द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति परिस्थितियों से आदेश ग्रहण करने तथा परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपना कार्य करने चाहिए, इसे स्थिति का नियम भी कहा जाता है। तो ये कहा गया है इनके द्वारा, जो फॉलेट है उनके द्वारा। फिर एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, एक और विद्वान जो कि है साइमन और सत्ता। तो साइमन के अनुसार अगर देखें तो प्राधिकार अर्थात जो अथॉरिटी होती है वो निर्णयन शक्ति अर्थात निर्णय लेने की शक्ति है जो अन्य लोगों के कार्य का मार्गदर्शन करती है। तो ये साइमन के द्वारा कहा गया है, साइमन और सत्ता के अंतर्गत। साइमन जो है, साइमन प्राधिकार के संबंध में साइमन ने कहा है कि जो वो खुद है, मतलब मैं स्वीकृति का क्षेत्र की एक प्रकार से, मतलब जो साइमन ने जो है सत्ता के प्राधिकार के संबंध में कहा गया है कि स्वीकृति का क्षेत्र की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन करते हैं। और साइमन के मत के अनुसार यहाँ पे अधीनस्थ जो है, अधीनस्थ मतलब निचले लेवल के अधिकारी, और उच्चस्थ यानी कि ऊंचले लेवल मतलब ऊंचे लेवल या टॉप लेवल का जो शीर्ष लेवल पर जो अधिकारी है, अधीनस्थ जो होते हैं उच्चस्थों के निर्णय और निर्देशन के अनुरूप व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्चस्थ जो है सत्ता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर होता है। साइमन के अनुसार यहाँ पे संगठन जो होता है, संगठन में प्राधिकार का प्रभाव अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और क्षैतिज तीनों प्रकार का यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए 3 प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं किसके अंतर्गत, संगठन में प्राधिकार जो है, मतलब जो साइमन है, साइमन के अंतर्गत या साइमन के अनुसार प्राधिकार के 3 कार्य बताए गए हैं। पहला तो यहाँ उत्तरदायित्व सौंपना होता है, जिम्मेदारी सौंपना, निर्णय लेना यानी कि निर्णय लेना, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, सभी के बीच में समन्वय स्थापित करना। 3 कार्य होते हैं यहाँ पे प्राधिकार या सत्ता के। सत्ता के जो पालन है, यानी साइमन के अनुसार सत्ता पालन के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि विश्वास हो सकता है, एकरूपता हो सकती है, दबाव या दंड हो सकता है और वैधानिकता हो सकती है। तो देखिए विश्वास मतलब एक प्रकार से देखें तो विश्वास क्या होता है, स्वयं के हित, संगठन और कर्मचारी के प्रति यहाँ विश्वास होना चाहिए। एकरूपता, तो यहाँ देखिए संगठनात्मक एकरूपता, जो नियम है, नियमों और जो प्रक्रिया है उसमें एकरूपता होनी चाहिए। मानवीय मूल्य और व्यवहार की एकरूपता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है दंड या फिर हम बोलें दबाव। तो दंड जो होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइमन के अनुसार दंड को 5 प्रकार से वर्णित किया गया है। तो सामाजिक दबाव या सामाजिक दंड, मनोवैज्ञानिक दबाव, संगठनात्मक दबाव, उद्देश्य प्राप्ति से संबंधित दबाव और आवश्यकताओं का दबाव। तो ये 5 प्रकार के दबाव बताए गए हैं साइमन के द्वारा दंड और दबाव के अंतर्गत। फिर वैधानिकता की बात करें, वैधानिकता जैसे कि मैंने बताया, वैधानिकता यानी कि जो सत्ता होती है वो वैधानिक स्थिति प्राप्त होती है। जैसे शक्ति को अगर वैधानिक रूप दे दिया जाए तो वो सत्ता बन जाती है। और यहाँ पे देखें तो विधि का शासन, कानून की सर्वोच्चता, नियमों और प्रक्रियाओं की मान्यता देखने को मिलती है। तो ये साइमन के अनुसार सत्ता हमने देखे हैं। इसके अलावा एक और पर्सन है अमिताई एटिज योमी के अनुसार सत्ता के जो प्रकार है, जैसे औपीड़क सत्ता इनके द्वारा भी बताया गया है, ठीक है। मानक किए जो सत्ता है वो भी बताई गई है, और उपयोगितावादी सत्ता। तो औपीड़क सत्ता के अंतर्गत यहाँ पे देखिए बल प्रयोग का अधिकार या प्राधिकार इसको बोला जाता है। जैसे जिसके अंतर्गत हम देखें तो हमको भय देखने को मिलता है और दंड, ये भय और दंड पर आधारित सत्ता देखने को मिलती है। और मानकीय सत्ता की अगर बात करें तो यहाँ पे निश्चित मानकों पर आधारित होती है। फिर उपयोगितावादी जिसे पारितोषक यानी पुरस्कार से संबंधित होता है, जैसे भौतिक पुरस्कार होते हैं, कुछ पुरस्कार दे दिए तो उसकी पूर्ति पर आधारित होती है। 3 प्रकार की सत्ता बोली गई है किसके द्वारा, एटिज योमी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं सत्ता के कुछ कार्य देखने को मिलते हैं, सत्ता के कुछ फंक्शंस यानी कि उसके कार्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम जो है शक्ति और सत्ता के अंतर्गत जो है अंतर देखेंगे, फिर हमारा जो है ये वाला जो लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। तो सत्ता के कार्य के अंतर्गत देखते हैं सत्ता के कार्य क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो देखने को मिलते हैं उत्तरदायित्व की शक्ति। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी, यानी कि यह जो होती है उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व शक्ति होती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। मतलब जो व्यक्ति सत्ता पर बैठा है, सिंपल सी बात है, वो किसी न किसी कारण से बैठा हो, जैसे जनता के द्वारा उसको सत्ता पर बैठाया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो भी सुख सुविधा है उनकी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर करें, यानी कि जनता के प्रति कैसा है वो उत्तरदायी है। तो उत्तरदायित्व की शक्ति यहाँ देखने को मिलती है किसकी, सत्ता के कार्य के अंतर्गत। दूसरी देखने को मिलती है समन्वय।
जो भी क्रियाएं चल रही है, जो भी फंक्शन, जो भी एक्टिविटी चल रही है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाने का कार्य किसका होता है, जो सत्ता पर बैठा है, यानी कि सत्ता के कार्य के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। फिर विशेषज्ञता, यानी कि एक प्रकार से स्पेशलिटी अगर बोले तो यहाँ देखिए निर्णय लेने में जो है विशेषज्ञता का काम लेती है। अगर किसी प्रकार का निर्णय ले तो सबके लिए एक प्रकार से लाभकारी होना चाहिए, किसी प्रकार से अन्याय वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो स्पेशलिटी यहाँ पे विशेषज्ञता को काम में लाती है सत्ता। तो ये 3 कार्य हमने देखे हैं। अब किसी चीज़ की इतनी अच्छी चीज़ें होती है, अच्छाई होती है, तो उसकी कुछ सीमाएं या उसकी कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। तो हम कमियां देख लेते हैं। मतलब जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की योग्यता, तकनीकी ज्ञान और जो क्षमता होती है, अनुभव, विश्वास, कानून, आर्थिक दशाएं, प्रकृति आदि वह घटक होते हैं जो अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात अगर हम बोलें तो तकनीकी जो सीमाएं होती है, जैविक सीमाएं होती है, कानूनी सीमाएं होती है, साथ में मनोवैज्ञानिक सीमाएं, आर्थिक सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं और कुछ अन्य प्रकार की भी सीमाएं होती है, जैसे कि श्रम संघों की कार्यवाही, सामाजिक परंपरा और जो प्रथा होती है, व्यवहार आदि भी सत्ता को एक प्रकार से सीमित करने का काम करते हैं। तो अगर संक्षिप्त रूप में देखें तो सत्ता के कुछ निम्न यहाँ पे सीमाएं देखने को मिलती है, जैसे कानूनी भाषा की अस्पष्टता यहाँ देखने को मिलती है, सामाजिक मूल्यों में संगत नहीं है, ठीक है, सामाजिक मूल्यों में सत्ता का संगत ना होना, संसाधनों की कमी यहाँ देखने को मिलती है, संगठनात्मक वातावरण जैसे कि बात करें तो गुटबंदी देखने को मिलती है, सामूहिक सौदेबाजी, अनौपचारिक स्थिति देखने को मिलती है, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है समय समय पर हमको, तो ये भी एक प्रकार से कमी देखने को मिलती है। प्राकृतिक जो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो यहाँ देखिए मनोवैज्ञानिक रूप से हमको जो है जो व्यक्ति है, व्यक्ति की सोच और मन की स्थिति, उत्साह, निश्चय जो होता है, अंत में जो है व्यक्तिगत संबंध एक प्रकार से इसके अंतर्गत देखने मिलते हैं। प्राकृतिक कारक तो जैसे भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक संकट ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। संचार की अस्पष्टता भी यहाँ देखने को मिलती है, उनकी कमी देखने को मिलती है कम्युनिकेशन की। फिर निष्ठा जो सदाचरण है और समर्पण क्षमता, इसकी भी कमी देखने को मिलती है। तो सत्ता की कुछ सीमाएं देखने को मिलती हैं हमको यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखे हैं। अब शक्ति और सत्ता के बीच में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, शक्ति जो होती है, शक्ति के अंतर्गत देखिए यहाँ देखिए सत्ता जो होती है कानूनी होती है, परंतु यहाँ शक्ति जो होती है, शक्ति के अंतर्गत कानूनी रूप यहाँ जरूरी नहीं होता। मतलब एक व्यक्ति भी होता है पर्टिकुलर जिसकी बॉडी अच्छी पावरफुल है, ठीक है, जो दूसरों को मतलब एक प्रकार से न हानि पहुंचा सकता है, तो वो भी एक प्रकार से शक्तिशाली हो गया। परंतु ये तो जरूरी नहीं है कि वो उस प्रकार से उसको कानूनी शक्ति प्राप्त है, परंतु सत्ता के अंतर्गत जो है उसको कानूनी या वैधानिक रूप प्रदान कर दिया जाता है। सिंपल रूप अगर बोले तो शक्ति के अंतर्गत कानूनी रूप नहीं होता, परंतु उसको कानूनी रूप दे दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, वो सत्ता कहलाती है। और फ्रेडरिक जो एक विद्वान है उनके अनुसार देखें तो सत्ता शक्ति का प्रकार नहीं है, वो तो एक प्रकार की चीज़ है जो कि एक प्रकार से अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, जो शक्ति के साथ चलती है। और किसी से काम कराना हो और यदि वह आदेश नहीं मानता हो तो शक्ति की जो होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें मतलब जैसे जो सत्ता होती है, सत्ता निर्णय लेने का काम करती है, आदेश देने का काम, और उसको जो अपने कार्य है उसको करवाने के लिए बाध्यकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे उस आदेश को नहीं मानता है तो शक्ति की जरूरत पड़ती है, किसके अंतर्गत, सत्ता के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो सिंपल रूप में अगर बोलें तो यहाँ देखिए जैसे विधायक होते हैं, कुछ सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है, ये एक प्रकार से सत्ता होती है इनके द्वारा, इनके पास। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले रह चुके हैं और वो अपनी गाड़ी में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा लेते हैं, तो ताकि मतलब लोगों के मन में डर रहे कि एक प्रकार से ये इसके पास पावर है, सत्ता है। तो यहाँ पे भी ये दिखाने की चीज़ की जाती है। और सत्ता और शक्ति जो होती है दोनों एक प्रकार से समानार्थी मानी जाती है, परंतु एक से नहीं है, दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। सत्ता जो होती सत्ता में हमने देख लिया कि एक प्रकार से वैधानिक स्थिति होती है, परंतु शक्ति में वैधानिक स्थिति नहीं होती। सत्ता का निवास स्थल पदों में निहित होता है, और शक्ति जो होती है, शक्ति एक प्रकार से सत्ता के अंतर्गत होती है। शक्ति का स्वरूप छोटा होता है, यानी कि सत्ता बड़ी होती है। और एक प्रकार से जो उच्च लेवल है, उच्च लेवल यानी कि जो टॉप लेवल के जो अधिकारी है और जो निम्न लेवल, उनके मध्य शक्ति के बंटवारे पर आधारित होती है। जब शक्ति संस्थागत स्थान पर व्यक्तिगत आधार रखती है तो यहाँ देखने को मिलता है हमको। और जो शक्ति होती है उसका वैधानिक स्वरूप नहीं होता है, परंतु सत्ता का वैधानिक स्वरूप होता है। और ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है शक्ति और सत्ता के अंतर्गत। तो नॉर्मली आपको 3-4 पॉइंट यहाँ पे अंतर पता होना चाहिए शक्ति और सत्ता के बीच में, काफ़ी है इतना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली शक्ति और सत्ता के अंतर्गत। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं, ताकि हमारा जो है ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हालांकि यहाँ हम देखें तो देखिए हमारा जो है एक लेक्चर और डेलीगेशन और उससे संबंधित बताए तो हमारी अवधारणाएं संबंधित चीज़ें खत्म हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या देख रहे हैं, शक्ति और सत्ता।
जिसके अंतर्गत हम जो है यहाँ देखिए हमारा जो टॉपिक है अवधारणा के अंतर्गत ये चीज़ें प्राधिकारी और सत्ता जो है अथॉरिटी एक प्रकार से बोले तो हमने अर्थ और परिभाषाएं देखें, शक्ति की विशेषताएं देखें, शक्ति के महत्वपूर्ण कुछ घटक देखें, शक्ति का अवधारणा एक प्रमुख सिद्धांत, शक्ति का अवधारणा को जो है कौन कौन से प्रतिमानों में जो कि उसी के अंतर्गत देखने मिला, सत्ता का जो है सत्ता या प्राधिकार जिसे अथॉरिटी बोला जाता है उसकी डेफिनेशन और उसका अर्थ हमने जाने, उसकी विशेषताएं देखें। फिर सत्ता के स्रोत कौन कौन से हैं, कानून है, परंपरा, प्रत्यायोजन, ये चीज़ हमने देखें। फिर ये अलग अलग विद्वान है, सत्ता की अवधारणा हमने देखें, 3 प्रकार से देखें, यहाँ पे तीनों को अच्छे से डिफाइन किया यहाँ पे। फिर सत्ता के प्रकार देखें और कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार भी सत्ता के प्रकार देखें, जैसे मैक्स वेबर है, मैरी पार्कर फोलेट है, साइमन है, उसके अलावा एक और व्यक्ति है एटिस यूमी, इनके अनुसार भी देखें। सत्ता के कार्य हमने देखें, फिर हमने देखें सत्ता की कुछ सीमाएं, फिर दोनों में अंतर देखें शक्ति और सत्ता के बारे में। तो इस प्रकार से चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर होगी नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, जो कि आप देख सकते हैं अवधारणा के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे आप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ आप उत्तर लेखन का कार्य भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वहाँ पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो है आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या है आपको तो इस सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लेकर चलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।